वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में, बीए सेकंड ईयर में। तो बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपके शामिल होते हैं प्रसाद जी, जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, या फिर पूछ लिया जाता है कि प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, समझाइए या विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं एक एक प्रश्नों को क्रमवार तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न आज इसी श्रृंखला में हम ले रहे हैं प्रसाद जी से कि प्रसाद जी को यानी जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है। और जानते हैं आप लोग दोस्तों, हिंदी साहित्य को चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हम विभिन्न आलोचकों के अनुसार, तब विभिन्न आलोचकों में आपके मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला जी। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला जी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है तर्क संगत बैठता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग सभी लोग जानते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है दोस्तों: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना आता है, भक्तिकाल को स्वर्णकाल के नाम से जाना आता है, रीतिकाल को हम तीन भागों में फिर से बांटते हैं: रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। भक्ति काल को भी हम बांट देते हैं चार दो मुख्य धाराओं में, एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में दोस्तों क्या होता है, तो सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी के कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन। ज्ञानाश्रयी के कौन है, जो है कबीर दास जी। ठीक है, तो उसके कबीरदास जी। ऐसे कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी प्रवर्तक हैं, और जो है राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी हैं। तो ये भक्ति काल था। भक्ति काल के बाद में रीति काल आता है। रीति काल में जो है लगभग आदिकाल, मैं एक बार सन भी बताता चलूँ तो आदिकाल 1000 ईस्वी से माना जाता है 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल को 1350 से 1650 तक लगभग माना जाता है, फिर 1600 ईस्वी तक, या फिर 1650 से या 1600 से स्टार्ट होता है आपका रीति काल, और 1850 तक चलता है। ठीक, कहीं कहीं पे 1857 मिलेगा। ठीक, तो और फिर उसके बाद में आधुनिक काल शुरू हो जाता है 1850 ईस्वी से, और अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल है। इसी आधुनिक काल को भी फिर हम जो है लगभग 6-7 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे उसमें पहले भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे छायावाद, चौथे पे प्रगतिवाद, उसके बाद में प्रयोगवाद, उसके बाद में स्वतंत्रोत्तर, उसके बाद में सठोत्तरी, फिर उसके बाद में नई कविता आ जाती है। तो उसी में छायावाद है एक। अब छायावाद छायावाद के चार स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद कौन, जयशंकर प्रसाद। पंत कौन, सुमित्रानंदन पंत। निराला कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्मा जी यानी महादेवी वर्मा। ये चार कौन है, छायावाद के कौन है, चार के चार स्तंभ है। जैसे आपने पेट्रोल टंकी पे देखा होगा मित्रों, चार स्तंभों पर टिका होता है क्या, उसका पूरा छत जो कि इतना मोटा होता है, लेकिन उतना मोटा अगर ईंटे का रख दिया जाए तो चार डंडी वो रोक नहीं पाएंगे उसको। ठीक, तो इसी प्रकार से छायावाद जो है वो कब से कब का समय काल रहा है, एक बार मैं फिर से इसका डिस्कशन करता हूं। तो देखिए, आधुनिक काल 1850 से शुरू होता है। 1850 से कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 1857 से शुरू होता है, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी। आप 1857 की क्रांति मंगल पांडे की वजह से, मंगल पांडे जी ने जो क्या क्या था, जो है पता चला कि चर्बी में सुअर और गाय का मांस मिला होता है, तो इसलिए उन्होंने गए और जो है, जो ये इनका मालिक थे मंगल पांडे के सिपाही थे, तो उनको क्या किया, ठोक दिया, सीधा ठोक दिया। उसके बाद में इनको मतलब फांसी की सजा सुना दी गई। तो वही सारी चीजें, तो यहीं से क्रांति को चिंगारी मिलती है, 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं से क्या होता है, वहीं से जो कवि लोग होते हैं वो थोड़ा सा दूसरे पक्ष में रचनाएं करना शुरू कर देते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, 1850 ईस्वी में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, इसलिए जो है भारतेंदु युग का शुरुआत जो 1850 ईस्वी से बहुत लोग मानते हैं। बहुत लोग 1857 की क्रांति के कारण से 1857 से भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं। हालांकि जो रीतिकाल था उसकी कुछ ना कुछ छाप जो है भारतेंदु युग पे पड़ेगी, कुछ ना कुछ भारतेंदु युग की द्विवेदी भी पड़ेगी, द्विवेदी के छायावाद पे छायावाद की, प्रगतिवाद पे प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद पे प्रयोगवाद का, स्वतंत्रोत्तर पे स्वतंत्रोत्तर पे, सठोत्तरी पे। इस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काल एक निश्चित समय में ना तो शुरू होता है मित्रों, ना एक निश्चित समय में खत्म होता है। तो कहने का आशय ये है, काल का जो विभाजन होता है ये छिटपुट रचनाओं के आधार पर नहीं होता है। कोई बड़ी रचना, कोई बड़ा कवि
का जन्म या फिर उसकी रचना फेमस हो जाती है, या फिर उसमें जो है लाक्षणिकता अधिक आ जाती है, कुछ दूसरे प्रकार से जब कोई पेश करता है तो वहाँ पे आती है। हालांकि कुछ ना कुछ पिछले क्रम में रहता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा रहता है, क्योंकि जो भूतकाल होता है, भूत का प्रभाव भविष्य पे जरूर पड़ता है, तो वर्तमान में पढ़कर भविष्य में वही चीज दिखाई पड़ती है। हालांकि मैं ज्यादा दूसरे ट्रैक पे नहीं जाता हूं, मैं आता हूं छायावाद पर। भारतेंदु युग 1850 से शुरू होता है, 1900 तक चलता है मोटी मोटा। उसके बाद में 1901 ईस्वी से लगभग आपका जो है 1920 ईस्वी तक द्रविड़ युग चलता है। उसके बाद में 1921 ईस्वी से स्टार्ट होता है, या फिर 1920 ईस्वी से स्टार्ट होता है मध्यांतर में छायावाद। और छायावाद कब तक चलता है? 1937 से 36 से 37 तक चलता रहता है। तो इसी बीच में छायावाद में 1921 से 1936 के बीच में कौन है? प्रसाद जी। तो इसी का हमको बताना है क्या कि ये छायावाद के प्रवर्तक क्यों कहे जाते हैं। उसके बाद में प्रगतिवाद आएगा, 1937 से 1943 तक चलेगा, 43 तक। फिर प्रयोगवाद आ जाता है, प्रयोगवाद 1944 से 1947 तक चलता है। 47 में अपना भारत देश आजाद हो जाता है। उसके बाद का जो काल आता है उसको स्वतंत्र हम काल देते हैं, स्वतंत्र युग। उसकी उसमें 1948 से 1960 तक चलता है इसी में। ठीक, उसके बाद में सठोत्तरी कविता, मतलब 1960 ईस्वी के बाद वाली कविताएं आने लगती हैं, और वो उन्हीं को हम नई कविताएं भी कहते हैं और सठोत्तरी कविता भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल वगैरह आते हैं। इस प्रकार से ओवरव्यू आपको मिल गया हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास का। कितने मिनट में? लगभग 6 से 6.5 मिनट में आपने पूरा इतिहास समझा हिंदी साहित्य का मोटी मोटा। अब हम बात कर लेते हैं प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वाराणसी के सुविख्यात घराने में हुआ था, सुघनी साहू परिवार में हुआ था। प्रसाद जी जो है, अगर मैं बताऊं तो प्रसाद जी बड़े ही क्या थे, गरीब घराने से आते थे, और साथ ही इनके जीवन में बड़ी ही चीजें घटित हुई, बड़ी ही मार्मिक दशा का वर्णन जो है आप जब इनकी वो पढ़ेंगे जीवन परिचय तो उसमें मिलेगा। हालांकि मैं जीवन परिचय नहीं पढ़ रहा हूँ। वैसे प्रसाद जी की प्रथम रचना जो है वो 1906 ईस्वी में बनारस के भारतेंदु पत्र में प्रकाशित में आई थी। प्रसाद जी की मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने कौन सी मासिक पत्रिका का किया था? तो इंदू का किया था। प्रसाद जी अधिकतर जो है ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखते थे? तो कालाधर में लिखते थे। ठीक, इस प्रकार से आता रहता है। तो ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट थी किसके अकॉर्डिंग? तो वो थी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। एक कामायनी का महाकाव्य है, कामायनी आप में शामिल, कामायनी का एक सर्ग शामिल होगा, तो उसमें 15 सर्ग है कुल मिलाकर के। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता सर्ग होता है दोस्तों। और आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है कामायनी का, वो कौन सा है? तो वो लज्जा सर्ग सम्मिलित है। कौन सा है? लज्जा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि प्रसाद जी से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी पृष्ठभूमि अभी तक हमने बताई। अब हम बताते हैं कि उत्तर उसको किस प्रकार से आपको लिख देना है। तो पहले आपको समझाने का प्रयास हमने किया, अब आइए हम बात करते हैं कि उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए। देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, समझाइए इसको। उत्तर में देखेंगे, अगर मैं प्रसाद जी की बात करूं तो देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के अंतिम कालखंड आधुनिक काल के द्वितीय सोपान द्विवेदी युग की स्थूल काव्यात्मकता और इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन 1918 ईस्वी के आसपास एक नवीन काव्यधारा का उदय हुआ, जिसे छायावाद की संज्ञा दी जाती है। अब दोस्तों हमने बताया था ना, तो कोई काल जो होता है उसका एक निश्चित समय सीमा होती है। निश्चित समय सीमा किसी भी काल की, किसी भी युग की नहीं हो सकती, चाहे वो इतिहास का काल विभाजन ना हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास रहा हो, कोई भी रहा हो, कुछ ना छिटपुट इधर उधर। तो 1918 ईस्वी के आसपास ही काव्यधारा का उदय माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 1920 तक जो चलता है आपका द्विवेदी युग, उसके बाद से 1920 के मध्यांतर से ही शुरू हो जाता है छायावाद पूर्ण रूप से। ओके, तो उदय होता है, और इसमें जो है द्विवेदी युग में स्थूल काव्यात्मकता थी, इतिवृत्तात्मकता थी। ठीक है, तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है एक नवीन काव्यधारा का उदय होता है, जिसे छायावाद के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे परिभाषित करते हुए समीक्षक एक आए हैं, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। क्या? स्थूल के प्रति सूक्ष्म, स्थूल मतलब होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताना, उसी चीज को सूक्ष्म का विद्रोह मतलब सूक्ष्म उसको कर देना। मतलब कोई चीज है, मान लिया रचना होती थी तो उसको खूब बढ़ा चढ़ा करके खूब अच्छी तरीके से उसको बताया जाता था। प्रकृति का मानवीकरण खूब अच्छे तरीके से किया जाता था। ठीक, तो वही चीज क्या कर दी गई, उसको कम भाषा में, कम शब्दों में उसको बताया गया, कम शब्द में ज्यादा चीज बताई गई। तो वही क्या है, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वही छायावाद है।
छोटी चीज़ में रचना होने लगी, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ बयां करने लगे लोग। कोई भी नवीन युग स्वतः नहीं आता है, अपितु वह किसी न किसी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, हमने बताया छायावाद का प्रवर्तक होने का श्रेय प्रेम और सौंदर्य के उत्कृष्ट कवि जयशंकर प्रसाद को प्राप्त है। तो क्यों प्राप्त है? क्योंकि ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब आप इनकी वो पढ़ेंगे, जब इनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे नारी के प्रति इन्होंने लिखा, नारी विषयक दृष्टिकोण को प्रकाश में रखते हुए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को इन्होंने नारी को मात्र भोग की वस्तु ना मान करके इन्होंने प्रेम की वस्तु माना, ममता की वस्तु माना, श्रद्धा, त्याग, प्रेरणा, अनुराग की साकार प्रतिमा के रूप में देखा है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो और भी उदाहरण इनके हिसाब से जो है आपके सामने मैं रखना चाहूँ कि तुम आदर्श वर्षा सुहाग सी और स्नेह की मधुर रजनी, चिर अतृप्त जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी। छायावाद में जो है इस प्रकार से प्रसाद जी का नारी विषयक दृष्टिकोण अत्यंत उदात्त एवं मानवीय भावनाओं पर आधारित था, इसलिए इनको जो है छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ऐसे भी और हम देख लें तो प्रकृति का निरूपण उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से किया है। प्रकृति संबंधी विचार इनके कविताओं में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। एक कहती है, मतलब श्रद्धा मनु के सर्ग से लिया गया, तो श्रद्धा कहती है मनु से कि कौन हो तुम बसंत के दूत है, बसंत के दूत के नाम से संबोधित करती है कि तुम कौन हो। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस पतझड़ में आप सुकुमार हैं, कोमल हैं, और इस पतझड़ में आप मतलब मुरझाए नहीं। आपकी पतझड़ में क्या होती है, पत्तियां गिर जाती पेड़ों की, तो उसमें जो नवीन जो है निकलते हैं, किसको अंकुर बोल सकते हो, जिसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं कि मतलब ये कल्ला लगने लगा है, कि कली या फिर कल्ला बोल सकते हो। तो जो कलियां लगने लगती हैं पेड़ पे, या फिर नए नए जो है पत्ते निकलने लगते हैं पेड़ों से, तो वही बता रहे हैं कि इस पतझड़ में आप इस तरीके से कैसे हैं, वहां से तुलना करके बता रहे हैं प्रकृति से श्रद्धा मनु को। तिमिर में चपा की रेख, इतनी जो है धूप है उसमें ही है, उसमें जो है इतनी अच्छे तरीके से जो है आप कैसे है, तपन में शीतल मंद बयार, अब इतने तपने में मंद बयार किस प्रकार से हो तुम, इस प्रकार से समझाती हैं। इसी प्रकार से और भी सारी चीजें हैं। सौंदर्य चेतना को भी इन्होंने निरूपित किया कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मतलब नील परिधान बीच, नीले परिधान के बीच सुकुमार, मतलब एक नीला गगन है। एक कल्पना करते हैं कि श्रद्धा जो है और मनु ये दोनों बैठे हुए हैं, तो श्रद्धा का जो है कपड़ा जो है, वस्त्र जो है वो थोड़ा सा फटा हुआ है यही जो है पैरों के पास, तो वहां पे देखते हैं मनु तो कहते हैं श्रद्धा से, मतलब वहां की जो है उनका जो अंग दिख रहा है, अधखुला अंग, वो किस प्रकार से दिख रहा है, और नीला वस्त्र पहने हुए श्रद्धा बैठी हुई है। तो उसकी तुलना कैसे करते हैं, जो मेघ है, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे बादलों के बीच में वर्षा ऋतु में बिजुलियां चमकती हैं और गुलाबी रंग के पुष्प देती हैं, उसी प्रकार से श्रद्धा को मनु संबोधित करते हुए कहते हैं कि नील परिधान वीर सुकुमार, हे श्रद्धा जिस प्रकार से नीले परिधान में जो है कि बिजली का फूल चमकता है, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे गुलाबी रंग की बिजली उस नीले परिधान में, नीले आसमान में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जो वस्त्र थोड़ा सा फटा हुआ है, उसमें जो तुम्हारा अधखुला अंग है, उसी गुलाबी बिजली के समान चमक रहा है। जिस गुलाबी बिजली के समान मेघ में जो है मेघ चमक रहा है, मेघ जो है गरज रहा है, और वहां पे गुलाबी रंग का फूल उत्पन्न हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा अंग दिखाई पड़ रहा है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुर अधकुला अंग, खिले हो जो बिजली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इस प्रकार से है। ठीक है, साथ ही और भी नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जड़ में स्फूर्ति। इस प्रकार से प्रसाद जी
बड़े ही सौंदर्य चेतना देखा जाए इनकी तो भी उस पर खरे उतरते हैं। प्रकृति संबंधी विचार भी इनके अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारी विषयक दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम भावना देखें तो प्रेम भावना में भी बड़ी अच्छी मार्मिक वर्णन करते हैं कि वह लीला जिसकी विकासमयी, वह मूल शक्ति की प्रेम कला, वह संदेश उसका संदेश सुनाने को संस्कृति में आई यह अमला। इस प्रकार से बड़ी ही चीजें, मानवतावादी दृष्टिकोण भी मुखरित होता है कि चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। तो प्रसाद जी कुल मिलाकर के कल्पना के प्रचुर कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। जैसे कि इन्होंने कल्पना कैसी की कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। इस प्रकार से छायावादी कवियों में देखा जाए तो प्रसाद जी का एक उच्चतम स्थान रहा है, जिसके कारण से प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक मान लेना कोई जो है वो नहीं होता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद जी को यदि माना गया, बड़े ही महत्वपूर्ण कवि। तो यही सारी चीजें हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए पृष्ठभूमि, हाँ देखिए, तो यहाँ पे इलाचंद जोशी जी ने क्या लिखा कि पहला छायावादी कवि उसे माना जाना चाहिए जिसमें छायावादी युग की निश्चित स्थापना हो जाने के पूर्व ही एकाध रचनाएं, छिटपुट कविता नहीं बल्कि निरंतर ऐसी कविताएं लिखी जिसमें छायावादी प्रवृत्ति को या छायावादी प्रवृत्ति के बीच असंदिग्ध रूप में से वर्तमान थे। प्रसाद जी अविवादास्पद रूप से हिंदी के सर्वप्रमुख छायावादी कवि ठहरते हैं, क्योंकि अभी हमने सारी चीजें इनकी बताई कि छायावाद की सर्वोत्कृष्ट रचना कही जाए तो कामायनी को कहा जाता है। इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि कामायनी को छायावाद की सर्वोत्कृष्ट रचना क्यों कहा जाता है, पूछा भी गया है एग्जाम में प्रश्न। इस पर सभी मैं बताऊंगा कि आप नारी विषय दृष्टिकोण भी प्रसाद जी का अच्छा है, प्रकृति संबंधी विचार भी बड़े अच्छे खासे उतरते हैं। तो कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र में ये कभी अच्छे उतरते हैं छायावाद के रूप में देखा जाए। सन 1913 से 1914 के आसपास इंदु में प्रतिमास उनकी जिस ढंग की कविताएं निकलती थी, जो बाद में कानन कुसुम नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई, वे निश्चित रूप से तत्कालीन हिंदी काव्य क्षेत्र में युग विवर्तन की सूचक थी। उस नई शैली के निरंतर विकास की ओर प्रसाद जी क्या थे, सतत प्रयत्नशील रहे और उसकी चरम परिणति कामायनी में हुई। आश्चर्य नहीं है कि छायावादी ढंग की सर्वप्रथम स्फुटित कविता भी प्रसाद जी द्वारा ही लिखी गई हो, पर तर्क के लिए यह भी मान लिया जाए कि उस शैली की पहली स्फुट कविता किसी दूसरे कवि द्वारा रचित नहीं थी, तो भी छायावादी प्रवृत्ति को, मतलब मान लिया कोई दूसरे ने भी रची हुई गई, तो भी छायावाद की प्रवृत्ति को सर्वप्रथम संयत रूप से प्रवृत्त करने के कारण प्रसाद जी ही पहले छायावादी कवि प्रमाणित होते हैं। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। झरना उनकी छायावाद की प्रथम रचना है। तो झरना जो है इनकी छायावाद की प्रथम रचना है। हिंदी के प्रथम कवि हैं कौन, जयशंकर प्रसाद। झरना इनकी प्रथम रचना है और छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमने सारी चीजें बताई, क्योंकि इसमें इनमें नारी विषयक दृष्टिकोण है, ठीक है, प्रकृति संबंधी विचार भी हैं। छायावाद की प्रथम रचना इनकी जो है झरना है, उसमें अच्छी खासे छायावाद के लक्षण मिलते हैं। सौंदर्य चेतना का निरूपण किया है, ठीक है, प्रेम भावना पर प्रकाश डाला है, मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। कल्पना प्राचुर्य मात्रा में इनके रचनाओं में पाई जाती है और इनकी रचनाओं में वेदना का स्वर भी प्रधान रूप से मुखरित होता है। कुल मिलाकर के छायावाद की जितनी भी विशेषताएं होती हैं प्रसाद जी की रचनाओं में पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसलिए हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि छायावाद के जो है प्रवर्तक कौन है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ना कोई शंका है और ना ही इसका कोई दूसरा विकल्प है। ओके, तो छायावाद के जो है प्रवर्तक कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे। मान लिया हम मिल जाएं प्रसाद के मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए हम मिल जाएंगे। तो पहले वीडियो में हमने इतना सारा विस्तृत रूप से क्यों बताया, क्योंकि हमने इसलिए यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया क्योंकि इसमें आपको बताना था कि छायावाद
के प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक को डिनोट करने के लिए जो उस विशेष परिस्थिति की, उस विशेष काल की सारी विशेषताएं उस व्यक्ति में मौजूद होनी चाहिए जो कि उस काल की विशेषताएं होती हैं। ओके, तो ये सारी की सारी विशेषताएं प्रसाद जी में विद्यमान हैं। हालांकि और भी कवि हैं, प्रसाद पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि उनको कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। त्रिपाठी निराला जी की रचना एक है, वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा, एक लकुटिया टेक मुट्ठी भर धाने को, भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता, पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते हुए पेट को चलते, दाहिना दया दृष्ट पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पी कर रह जाते। जब ये सारी कविताएं आप निराला जी की पढ़ेंगे, आपकी आंखों में आंसू ऐसे आ जाएंगे। जैसे आंसू एक जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू, जब आप पढ़ेंगे आंसू जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, इनकी विरह वर्णन है इसमें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी जो है इसी प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे। ये प्रश्न जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आएंगे एग्जाम में। ओके, शेयर कर दीजिए वीडियो वगैरह सारे ग्रुप्स वगैरह में।